A large territory as the Indian subcontinent with such diversity of people and cultures was extremely difficult task for any rulers to accomplish in the Middle Ages. तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये जो मुगल एम्पायर होता है ये कौन से हिस्ट्री में मिडिल एज में आता है, क्योंकि हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक एंशियंट हिस्ट्री और एक मिडिवल हिस्ट्री एंड एक मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये चीजें लिखी हुई है। क्वाइट इन कंट्रास्ट इन टू देयर प्रीडिसेसर्स द मुगल्स क्रिएटेड एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. From the later half of the 16th century they expanded their kingdom from Agra to Delhi। आपको मुगल एम्पायर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको यहाँ से लिखना है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, हाफ फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आपके एग्जाम एंड अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है कि जो मुगल एम्पायर था उसने जो 16th सेंचुरी के हाफ से लेकर 17th सेंचुरी तक उसने पूरे ऑल सब कॉन्टिनेंट पे पूरे मतलब एक तरह से पूरे इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल किया था। सब कॉन्टिनेंट हम किसको बोलते हैं? इंडिया। They imposed structure of the administration, ideas of the governance, and outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addressed the nation of the Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के हैं, जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उस दिन जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, उसके प्राचीर से अपने देश को, अपने नेशन को क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। समझ में आया? और ये जो था, ये रेड फोर्ट जो था, ये किसका था? मुगल एम्पायर का ही रेजिडेंस था, मतलब मुगल एम्पायर उसी में रहते थे। अंडरस्टूड? तो ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, दिस वन एंड दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, जिसको आपको लिखना है एंड आपको रिमेम्बर भी करना है। एंड यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट। ये जो है आपका रेड फोर्ट पिक्चर है। आप में से जिसको भी मौका मिलेगा, कभी भी अगर दिल्ली जाते हो, दिल्ली विजिट करते हो, तो आप इसको विजिट करना। और रेड फोर्ट इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये पूरा एक तो किला है जिसको फोर्ट किला को बोलते हैं, आपको पता है। एंड ये रेड फोर्ट पूरा रेड सैंड से बना हुआ है। ठीक है, रेड सैंड से बना हुआ है पूरा, और काफी बड़ा है। और इसके सामने ये जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो बहुत लोग बैठते हैं, और जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो भी रहेंगे उस समय, आज की जिस डेट में जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यहाँ से पूरे इंडिया को संबोधित करते हैं। अंडरस्टूड? अब यहाँ से हु वर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे, मुगल्स कौन थे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भी जो चीजें बताऊंगा उसको नोट डाउन करना आपको अपने नोट टेक्स्ट बुक में। द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ द टू ग्रेट lineages of the rulers. From the mother side, they were descendant of the Genghis Khan, died 1227, and the Mongols ruler who ruled over the parts of the China and Central Asia. From their father side, they were successor of the Taimur, died in 1404, the ruler of the Iran, Iraq, modern day Turkey। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें ये बातें लिखी हुई है कि जो मुगल के लोग थे, चाहे हम बाबर की बात करें, चाहे हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, तो ये जितने लोग थे, ये सारे इन लोगों की जो दो बहुत फेमस डायनेस्टी थे, उन्हीं के डिसिडेंट थे, मतलब उन्हीं के लोग एक तरह से सक्सेसर थे। एक था, अगर मदर साइड एग्जाम में कभी कभी आता है कि मदर साइड की बात करते हैं तो चंगेज खान, और फादर साइड की अगर बात करते हैं तो तैमूर। ठीक है, तो तैमूर और चंगेज खान दोनों एक बहुत बड़े, मतलब एक बहादुर आदमी थे। लोग इंडिया में एज ए लुटेरे के तौर पे आते थे और इंडिया को लूट के जाते थे। तो इन दोनों को मिला के इन दोनों को, मतलब जैसे हम शादी होती है ना,
तो हम देखते हैं कि कोई एक दूसरे गांव का होता है, फिर हस्बैंड दूसरे गांव का होता है, वाइफ दूसरे गांव की होती है, तो अलग अलग डायनेस्टी मिलती है, तो फिर उनके आगे बच्चे वो होते हैं। तो ऐसे ही जो अगर मदर की बात करें तो वो चंगेज खान की तरफ की थी, और जो उसके फादर थे वो तैमूर के, मतलब तैमूर डायनेस्टी के थे। ये लोग इसलिए इनका नाम है क्योंकि ये लोग काफी फेमस थे। द रूलर ऑफ द ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, ये यहाँ पे पूरे देखिए ईरान में, इराक में एंड जो टर्की है, आपको आपको पता होगा कैपिटल ईरान का तेहरान है, इराक का बगदाद है, और टर्की का अंकारा है। ये एरिया में ये लोग अपना शासन चलाते थे। हाउ एवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। दिस was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of the innumerable people. It was linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because the great ancestor had captured Delhi in 1398। देखिए बेटा, ये जो तैमूर है, तैमूर दिल्ली को 1398 में यहाँ पे उसके जो एंचेस्टर है अटैक किए थे, और उसको अपने कब्जे में भी कर लिए थे। और यहाँ पे जो मैंने माता पिता की बात की, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि ये लोग अपने जो ये थे चंगेज खान था, चंगेज खान जो था उसके मतलब उसका टाइटल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको शर्मिंदगी फील होती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो था एक तरह से वो आतंकवादी था और बहुत बड़ा लुटेरा था। जिसकी वजह से बोलते हैं ना, अगर किसी लुटेरे का बच्चा है तो छुपने की कोशिश करता है, अपने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, लोग ये न जाने कि ये चोर का चाहे किसी लुटेरे का बच्चा है। तो इसलिए वो तैमूर जो था, तैमूर के साइड से अपने आप को मतलब जोड़ते थे, बट चंगेज के साइड से अपने आप को अलग करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक फोटो दिखाया हुआ है जिसमें सभी का फोटो दिखाया हुआ है, जिसमें सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि तैमूर जो डायनेस्टी है उसमें जो मुगल एम्पायर हैं, तो मुगल एम्पायर में जो फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर, बाबर के बाद जो है अबू सैद, अबू सैद क्या है, बाबर ग्रैंडफादर, बाबर का ग्रैंडफादर जो था। इसके बाद सभी का जो भी यहाँ पे फोटो है आप लोग इसमें देख देख लो, बाबर है, अकबर है, शाहजहां है, ये सब सारे सीक्वेंस से बैठे हुए हैं, जिस हिसाब से इन लोगों ने पूरे मुगल काल को 1526 से लेकर 1857 तक चलाया था, उसमें ये सब सारे दिखा हुआ। तो आपको मैंने इसमें बता दिया कि आपको लिखना क्या है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कहाँ क्या लिखना है? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? ओके, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा बेटा? अरे बेटा, मेरे मेरे यहाँ से स्क्रीन दिखा, मेरे यहाँ से स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसके यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यू कैन लीव लीव द ग्रुप एंड ज्वाइन अगेन। आप ज्वाइन फिर से होना बेटा। और ऐसा है क्या, सभी को नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है ना? क्या बेटा, एक एक बच्चा बोले कि दिखाई, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है बेटा? अरे बेटा, मैं तो एक ही आईडी से ज्वाइन हूँ लेकिन। क्या बोल रहे हो आप लोग? ठीक है बेटा, तो जिसमें पिक्चर दिखाई दे रही है ना जिस आईडी में, उस आईडी पे क्लिक करके देखो आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, पिन करके देख लो आप। ठीक है, अब आगे सुनो। जिस बच्चे को नहीं पता था वो पिन करके देख लो। अब देखो, मुगल मिलिट्री कैंपेन। मुगल मिलिट्री कैंपेन का मतलब होता है मुगल के समय कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन हुए थे, कहाँ कहाँ पे इन्होंने युद्ध किया था, तो उसको हम देखेंगे इसमें।
जो मैं आपको बताऊंगा वही लिखना है, बाकी सारी चीजें समझनी है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, जिसका टाइम कब से था 1526 टू 1530, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरगना इन 1914 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to द इन्वेशन ऑफ अनदर मुगल ग्रुप। देखिए, जो बाबर था वो कहाँ का था, फरगना का था। और फरगना में वो 12 साल के एज में, आप सोच लो, आप लोग 12 साल के एज में हो गए कि ऑलमोस्ट सबका एज 7 + 5 12 ईयर्स के करीब होगा। लेकिन जब बाबर बाबर सिर्फ 12 साल का था, तो 12 साल के एज में ही वो राजगद्दी पे बैठ गया था, वो राजा बन गया। समझ में आ गया। लेकिन मंगोल आक्रमण की वजह से जब उज्बेकों ने उस पर अटैक किया तो उसको वहां से छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है। एंड आफ्टर इयर्स ऑफ वन वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। और उसने आपके, देखिए इतना आपको चीजें लिखनी है कि यहाँ तक लिखनी है कि बाबर क्या है कि मुगल एम्परर का सक्सेसर था, और फरगना में 1494 में वो मतलब एज ए किंग बना था। लेकिन और 12 ईयर्स के एज में, यहाँ तक आपको लिखना है, ये चीजें पता होना चाहिए। और ये आपको समझना है कि उस पे उज्बेकों ने अटैक कर दिया और जिसकी वजह से उसको फरगना छोड़कर भागना पड़ेगा। एंड आफ्टर इयर्स ऑफ द वंडरिंग ऑफ द सीज काबुल, उसके बाद वो वापस 1504 में उसने काबुल पे अटैक करके और काबुल को अपने अंडर में कर लिया। And in 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi and Panipat and captured the Delhi and the Agra। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कई सालों तक जंगलों में भटकने के बाद बाबर ने एक बहुत बड़ी सेना बनाई। बहुत बड़ी सेना बनाने के बाद, क्योंकि वो कुशल एक मतलब काफी एक तरह से एक्सीलेंट था, इंटेलिजेंट था, स्ट्रांग भी था, तो उसने अपनी सेना बनाई जंगलों में भी। और उसके बाद दोबारा उसने काबुल को अपने अंडर में 1504 में कर लिया। एंड 1526 में, ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत का जो फर्स्ट वार लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था। उसमें उसने क्या किया, दिल्ली पे अटैक किया और इब्राहिम लोदी को हराकर ये पानीपत कौन से स्टेट में आप लोगों को पता है, और दिल्ली और आगरा को अपने अंडर में कर लिया। ठीक है। पानीपत, हाँ वेरी गुड। पानीपत क्या बेटा, हरियाणा में और डिस्ट्रिक्ट है, और पानीपत दिल्ली के नजदीक है, इसलिए वार जो हुआ पानीपत में हुआ और उसने दिल्ली और आगरा को अपने अंडर में कर लिया, क्योंकि उस समय हरियाणा नहीं था जिस समय ये अटैक हुआ था। ये सब सारा एक ही रीजन था, वो सब दिल्ली के अंडर में ही आ रहा था, काफी बड़ा रीजन था। तो इस यहाँ जो मैंने आपको बताया यहाँ तक आपको लिखना है, अंडरस्टूड। इसके बाद टेबल 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा कैसे उस समय कैसे क्या करते थे। कुछ लोग हाथी पे बैठ के, एलिफेंट पे लड़ाई करते थे, कुछ घोड़े पे बैठ के करते थे, कुछ आगे देखो, यहाँ पे 3 चीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे आगे जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो पैदल दौड़ के लड़ाइयाँ करते थे, उनके हाथ में तलवार और ढाल होता था। उसके पीछे हाथी होती थी, हाथी पे लोग बैठ के लड़ाई करते थे। और फिर पीछे जो घोड़ा है, घोड़े पे बैठ के और साथ में अपने भाला एंड तलवार लोग, जो स्पीयर एंड स्वॉर्ड भी बोलते हैं, लोग लेके लड़ते थे। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये जो फिगर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तोप। अब पता है आप लोगों को कि बाबर जब आया था इंडिया में तो उसके पास बहुत कम सैनिक थे, और इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज्यादा सैनिक थे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बाबर के पास बहुत कम सैनिक था और इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज्यादा सैनिक था, फिर भी बाबर जो है जीत गया और इब्राहिम लोदी क्यों हार गए। तो इसका रीजन यही था कि बाबर एक ऐसा आदमी था जो सबसे पहले उस समय युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, कैनन का प्रयोग किया था। ठीक है। इससे पहले किसी भी वार में कभी भी कैनन का यूज नहीं हुआ था। ठीक है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी था। अब देखिए, टेबल 1 में चार्ट 1 चार्ट 2 दोनों आपको दिखा दिया। सम ऑफ द मेजर कैंपेन ऑफ द मुगल, study it carefully and see if you can notice any long term patterns। You will notice for example that Afghan were an immediate threat to the मुगल अथॉरिटी। जो अफगानी लोग, देखिए अफगानी लोग क्या थे, एक तरह से लुटेरे थे। वो कहीं भी किसी भी कंट्री में जहाँ पैसे रुपए होता था वहां पे जाते थे और वो लूट पाट करके वापस अफगान में चले जाते थे, जबकि पता भी है आप लोगों को अफगानिस्तान कहाँ पे है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द होम्स सी आल्सो। ये आगे हम चैप्टर में पढ़ते जाएंगे।
फिर चैप्टर 7 में कुछ है, जब मुगल और अहोम्स के बीच में कैसे युद्ध हुए, कैसे रिलेशन थे, सिख के बीच में, मेवाड़ एंड मारवाड़, ये सब सारी चीजें मैं हम लोग आगे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपका आता है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर में आपको कुछ चीजें याद करना है। जैसे बाबर का पीरियड है 1526 टू 1530, वो मेन मेन वार कौन सा, ये देखो ये सब सारी चीजें आपको लिखना भी, लेकिन मैं इसमें भी बताता हूँ क्या लिखना है। जैसे इसमें ये पूरी लिखनी है, बाबर के बारे में पूरा लिखना है कि 1526 में उसने अटैक किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1527 में वो राणा सांगा को हरा दिया, राणा सांगा, और इस वार को बोलते हैं खानवा का वार। एंड 1528 में उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, उसमें कृष्णदेव एक थे, उनको हरा दिया। उनको नाम याद भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे आपको डेट याद होना चाहिए। इसके बाद हुमायूं, जो हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं 1530 टू 1540 तक वो राजगद्दी पे बैठा रहा, लेकिन उसको शेरशाह सूरी ने वापस फेंक दिया। और 1555 से 1556 तक दोबारा 1 साल तक रहा बेचारा, फिर वापस आया, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो मर गया। तो इसमें जो चीजें हैं, जैसे हुमायूं से रिलेटेड, तो हुमायूं से रिलेटेड आपको ये लिखना है कि शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539। चौसा में 1539 में उसने हरा दिया। एंड कन्नौज 1504 फोर्सिंग हिम टू फ्ली। एंड कन्नौज के वार में शेरशाह ने उसको भगा दिया। ठीक है, एंड जब दोबारा हुमायूं जो है 1555 में दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक आपको ये समझना है। अकबर के बारे में आपको इतना पता है, 13 ईयर 13 साल के एज में वो एम्परर बन गया था, और उसका जो समय था 1556 लेके, इसने इसका समय 3-4 पीरियड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें लिखना नहीं है, जो मैंने अभी बताया सिर्फ उतना ही लिखना है। अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अकबर का सिर्फ इतना पीरियड याद रख लेना, 1556 टू 1605, और उसको लिख लेना अकबर का टाइम कब से कब तक था। ठीक है, एंड जहांगीर, जब जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर का पीरियड आप 1605 से 1627। और जहांगीर के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसमें आप सिर्फ पढ़ना है और आपको कुछ इसमें से लिखना नहीं। ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है बुक में, वो सब सारी चीजें हैं। शाहजहां का आपको पीरियड याद रखना है, एंड औरंगजेब, औरंगजेब का पीरियड याद रखना। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक। और अब एक जो मैंने अभी बोला है वो लिखने के लिए, वो आपको लिखना है। अब प्लस साथ में आपको देखिए, मैं इंडिया का मैप खरीदने जाएंगे तो ये मैप नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो आपके सामने मैप दिख रहा, इस मैप को आपको बुक में बनाना है, और बुक में बना के लिख दिखाना है कि काबुल यहाँ पे है। ठीक है, और ये कांधार, कांधार यहाँ पे है, लाहौर है, पंजाब है, पानीपत है, दिल्ली है, अजमेर है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि काबुल कहाँ था, काबुल से दिल्ली जो है वो कितना डिस्टेंस पे था, कौन से डायरेक्शन में था, कांधार कहाँ है। फिर अगर हम जब पढ़ाएंगे मैप में, तो आपको ये पता चलेगा बीजापुर कहाँ पे था, गोलकोंडा कहाँ पे था, अहमदनगर कहाँ पे था, बिरार कहाँ पे था, मालवा कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पे है, चित्तौड़, अजमेर, सिंध, गोंडवाना, उड़ीसा, बंगाल, पटना, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, जो आगरा देखो यहाँ पे, आगरा से थोड़ा सा दूर फतेहपुर सीकरी है, उसी के पास मथुरा है थोड़ा सा, और मथुरा से और थोड़े से पास में दिल्ली है। तो ये सब सारे मैप में आपको बना के लिखना है, सो दैट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मान लो मैं बोलूँ कि अजमेर और आमेर, तो आपको ये पता चलेगा कि अजमेर और आमेर पास पास में ही, दूर नहीं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है आपको बातें? ओके, अब देखिए मुगल, मुगल क्या होता है, हाँ आप लोगों को पता है कि जब, हाँ क्या बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? अगर बेटा इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो ये तो सब सारी चीजें आ जाएगी, फिर आपको फिर ठीक है, आप जैसे भी करना, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि जैसे मान लो बीजापुर और गोलकुंडा की बात करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीजापुर गोलकुंडा पास में ही है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा पास में। मैप से क्या होता है बेटा कि आपको चीजें याद करनी नहीं पड़ती, आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है। अंडरस्टूड?
ठीक है। अब द मुगल ट्रेडिशन ऑफ द सक्सेशन, मतलब उसमें उत्तराधिकारी कैसे बनते थे मुगल एम्पायर में। जैसे एक किंग जब मरता था तो उसके बाद दूसरा किंग बनते थे, तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्रीमोजिनेचर where the elder son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal Timurid customs of the corporationary inheritance or division of the inheritance among the all sons. Follow the highlighted passage in Table 1 and note the evidence for rebellions by Mughal princes. Which do you think is a fairer division of the inheritance? Primogeniture or देखिए इसमें से आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मुगल एम्पायर में थे, मुगल एम्पायर का जो बड़ा लड़का होता था वो क्या करता था, सक्सेसर बनता था। ठीक है, समझ में आ रही बातें। हाँ तो जो उस हाँ तो जो उसमें जैसे मान लीजिए बाबर था, बाबर के बाद उसके चार लड़के थे, चार लड़कों में हुमायूं सबसे बड़ा था तो हुमायूं उसका राजा बन गया और बाकी को नहीं। ऐसे ही जब हम इसकी बात करते हैं अकबर की, तो अकबर तो एक ही लड़का था, अकबर बन गया। फिर अकबर का जो लड़का था जहांगीर था, जो ठीक है, जहाँ उसके भी कई भाई थे तो जहांगीर बन गया। तो इस टाइम में क्या था, बाकी अब आपस में लड़के लड़के एक दूसरे को मार के अपना कर रहे हैं, जैसे औरंगजेब ने जैसे किया था। बट उसमें क्या था कि अपने बड़े बच्चे को वो लोग किंग बना देते। यू विल नोटिस दैट मुगल रूलर्स कंपेन, क्या आता है, मुगल रिलेशन भी था दूसरे रूलर के साथ, उनका रिलेशन कैसा था मुगलों का। क्या होता है कि जब कोई किंग बनता है तो उनका दूसरे राजाओं के साथ भी रिलेशन देखा जाता है कि किसके साथ कैसा रिलेशन। जैसे आप लोग चाहे सिटी में, टाउन में, चाहे विलेज में रहते हो, तो आप यहाँ पे देखते हो कि हमारे बगल जो साइड में नेबरिंग जो नेबर हैं वो कैसे हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसे है, अच्छा है कि नहीं है, वो सब सारे मायने रखता है आपके डेवलपमेंट के लिए। You will notice that Mughal rulers campaigned constantly against the rulers who refused to accept their authority. देखिए ये लोग क्या करते थे कि जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर क्या करता था, पहले इनको बोल कोई भी राजा होता था उनको बोलता था कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारी अथॉरिटी स्वीकार कर लो। अगर नहीं स्वीकार करते थे तो उनके ऊपर वो अटैक कर देते थे। ठीक है, बट एज मुगल बिकम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइन देम वॉलेंटरली। द राजपूत आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। Many of them married their daughters into Mughal families and received high position. ठीक है, तो आपको बेटा यहाँ से लेकर मुगल रूलर, जहाँ पे लिखा है ना मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि जो मुगल है वो क्या करते थे, उस रूलर के अगेंस्ट में अटैक कर देते थे, जो रूलर उनके अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देते थे, और वो अपने पावर को फैला रहे थे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी राजा थे जो अपने मन से उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया, और बहुत सारे राजपूत का ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने उनके पावर को भी स्वीकार कर लिया और साथ में अपनी डॉटर्स का भी मैरी कर दिया मुगल एम्पायर के साथ। तो आप लोगों में से बहुत बच्चों ने जोधा अकबर मूवी भी देखी है, वो जोधा अकबर मूवी में भी यही दिखाया है। ठीक है, कि जो एक राजपूत होता है वो अपने लड़की का शादी अकबर के साथ कर देता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, आपको मुगल मैरिज विद द राजपूत, उसमें कुछ एक से एग्जांपल जैसे दिया है, मदर ऑफ जहांगीर। ठीक है, तो जो मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कछवा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आमेर, मॉडर्न डे जयपुर। ठीक है, मॉडर्न क्या है, जयपुर जो आमेर था अभी जयपुर वैसे एज ए जयपुर है। द मदर ऑफ शाहजहां वाज ए राठौर प्रिंसेस। ठीक है, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर मारवाड़। तो आप देखिए कि ये जो जहांगीर की जो मदर थी वो भी राजपूत थी, और जो शाहजहां की जो शाहजहां की मदर थी वो भी राजपूत थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जबकि जहांगीर, आपको पता है जो जहांगीर था ये किसका था, जोधा का लड़का था। और बाद में एक और उसी मारवाड़ से जो जोधपुर आज के डेट में एक जो राजपूत लेडीज थी उनका लड़का कौन था, शाहजहां था। तो ये यहाँ पे दिखा हुआ है कि राजपूत और मुस्लिम उन दोनों की जो शादियां हुई थी
उसके बाद भी उनका जो एंचेस्टर बन रहा था वो किंग बना था, जिसमें से जहांगीर और शाहजहां काफी फेमस। सिसोदिया राजपूत ऑफ द मारवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर a long time. Once defeated, however, देखिए आप लोग किसी ने जोधा अकबर मूवी देखा है? हाँ, तो जोधा अकबर में आपने देखा होगा कि उसमें एक सिसोदिया राजपूत हैं जो मुगल एम्पायर के पावर को मानने से इनकार करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। एंड क्या होता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, वंस डिफीटेड हाउ एवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स गिवन देयर लैंड्स, जिसको वतन बोलते थे, बैक एज असाइनमेंट, वतन जागीर। The careful balance between the defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep the balance all the time. ठीक है। जो बाद में क्या होता है, औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन केम टू द एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। देखिए अब यहाँ पे बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये बातें यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ से लिखना है जो रिलेशन में आएगा, और एग्जाम में भी अगर रिलेशन आता है तो आपको लिखना है। यहाँ पे मैं पूरा एक बार आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि उस समय वो लोग क्या कर रहे थे, अपना किंगडम जो है फैला रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे। और किंगडम जब एक्सपेंशन कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि जो रूलर नहीं मानते थे, उनका अधीनता नहीं स्वीकार करते थे, उनके खिलाफ अटैक कर देते थे। और जो मान लेते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनके अंदर ये अच्छाई थी, जिनके ऊपर अटैक करते भी थे उनके राजा को पकड़ने के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और उनके लैंड को वापस लौटा देते थे और बोलते थे कि हमारी अधीनता में ही काम करते रहना, ह्यूमिलिएट नहीं करते थे। इसकी वजह से उनका धीरे धीरे एम्पायर बहुत बढ़ गया। लेकिन ये चीजें बहुत दिनों तक नहीं चली। औरंगजेब जब आ गया तो औरंगजेब ने क्या किया, लोगों को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया। और इसी ह्यूमिलिएशन का रीजन था कि औरंगजेब जो था सब लास्ट एक ऐसा पावरफुल रूलर बना। उसके बाद धीरे 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 मुगल एम्पायर खत्म होनी शुरू हो गई, इसके रीजन से, क्योंकि औरंगजेब ने वो जो अकबर और जहांगीर की जो जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के ऊपर नहीं चल रहा। तो ये बात आपको समझ में आ गई जो मैंने अभी बताया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये जो आपके सामने दिख रहा मनसबदार एंड जागीरदार, ये मनसबदार एंड जागीरदार के जो बारे में है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक जो मैंने चीजें आपको बताई है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। और जो मैंने आपको बताया है, जो समझाया है, उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। जहांगीर की मम्मी थी ना बेटा, वो जोधा जी थी। जोधा को जानती हो आप? जोधा को तो मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि जोधा उनकी मम्मी थी। जोधा अकबर मूवी देखा आपने? हाँ, तो आप कभी ना मूवी तुम अगर देखना होगा तो देख लेना। लेकिन ऐसे मूवी के बिना भी आपको पता होना चाहिए कि उनके जो मम्मी का नाम था जहांगीर का जोधा था, और उनके फादर का नाम था अकबर। ठीक है। हम्म। जो लड़ाई झगड़ा, सुनो सुनो बेटा, मैं आपको एक बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा चीज आपको मिलेगा।